कहानी उस दिन से खुलती है जिसे लोग आज भी कांपते हुए याद करते हैं। एंड ऑफ द अर्थ, एक ऐसी न्यूक्लियर जंग जिसने आसमान को आग बना दिया और जमीन को राख। पूरा ग्रह जैसे एक ही पल में मर गया। जो लोग किसी तरह बच गए उन्हें एक बंद शहर में छुपकर जीना पड़ा। बाहर सिर्फ तबाही थी, अंदर सिर्फ डर। हर सुबह यही सवाल होता था कि क्या आज का सूरज आखिरी होगा। वक्त के साथ सर्वाइवर्स को यकीन होने लगा कि इंसानी सभ्यता अब बस इतिहास बनने वाली है। लेकिन इसी बर्बादी के बीच चुपचाप कुछ अजीब होने लगा। जिन लोगों का शरीर न्यूक्लियर रेडिएशन से गुजरा था उनमें कुछ बदल गया। कोई हाथ उठाता और सामने की चीजें हिलने लगती, कोई एनर्जी को मोड़ने लगता। साफ था कि इंसान अब वही नहीं रहे। मगर ये बदलाव सबके लिए वरदान नहीं था। ज्यादातर लोग रेडिएशन से बिगड़ गए। उनके चेहरे, उनके शरीर, सब कुछ। न वो इंसान बचे, न पूरी तरह मॉन्स्टर बने। आधे इंसान, आधे शैतान। इन बदले हुए लोगों ने शहर से दूर उजाड़ जमीन पर अपनी अलग दुनिया बसा ली। वक्त के साथ वो डर की पहचान बन गए। सर्वाइवर्स ने उन्हें एक नाम दिया, लॉस्ट पीपल। और जिस वीरान जगह पर वो रहते थे उसे कहा जाने लगा लॉस्ट लैंड्स। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही सांस रुक जाए। बर्बादी, खौफ और मौत का जीता जागता निशान। 100 साल गुजर गए। इंसानों ने राख के ढेर से किसी तरह एक नई दुनिया खड़ी कर ली, एक नया एम्पायर। लोगों को लगा शायद अब सब ठीक होगा, शायद ये एक नई शुरुआत है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बेरहम थी। ये एम्पायर उम्मीद नहीं था, ये एक धीमी फांसी थी। हर दिन लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए टूटते रहे और बदले में उन्हें बस इतना मिलता कि वो अगला दिन देख सकें। सबसे डरावनी बात ये थी कि सत्ता और आस्था के बीच दरार पड़ चुकी थी। एम्पायर और चर्च अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। चर्च, जो कभी सिर्फ इबादत की जगह माना जाता था, अब ताकत का सबसे बड़ा खेल बन चुका था। लॉस्ट लैंड्स को पवित्र मिशन बताकर उसने शहर के बीचों बीच अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली। आम लोगों को भर्ती किया गया और जिनके पास भी कोई असामान्य पावर थी उन्हें एक ही नाम दे दिया गया, हेरेटिक, बेधर्म। अगर ऐसा कोई इंसान पकड़ा गया तो उसके लिए कोई रहम नहीं था। चर्च के वॉरियर्स उसका पीछा तब तक करते जब तक वो सांस लेना बंद न कर दे। पूरा शहर व्हाइट टेरर के साए में डूब चुका था। लोग बोलने से डरते थे, सोचने से डरते थे, यहाँ तक कि उम्मीद रखने से भी डरने लगे थे। और जब एम्पायर के रूलर्स को आखिरकार असली खतरे का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। चर्च इतनी ताकतवर बन चुका था कि उसे रोकना नामुमकिन था। सवाल अब ये नहीं था कि दुनिया बचेगी या नहीं, सवाल ये था कि अगर बचेगी तो किसके कानून पर। दुनिया उसे ग्रे एलिस के नाम से नहीं बल्कि अपोकलिप्स की आखिरी सर्वाइवर के तौर पर जानती है। वो उसी रहस्यमय लॉस्ट लैंड में पैदा हुई थी जहाँ जाना लोग मौत के बराबर समझते हैं। हजारों लोग उसकी ताकत के पीछे भागते हैं और उतने ही लोग उससे डरते भी हैं। उसकी पावर एक ख्वाब भी है और एक डरावना सच भी। उसी खामोश रात क्वीन ने चोरी से ग्रे से मुलाकात की। बिना किसी भूमिका के उसने सीधे बात रखी। उसे एक डील करनी थी। असलियत ये थी कि एम्पायर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी बीमारी अब छुपी नहीं रही थी। जैसे ही उसकी सांसें थमती, चर्च इस मौके को पकड़ लेता, बगावत भड़कती और पूरा एम्पायर आग में झोंक दिया जाता। इस आने वाली तबाही को रोकने के लिए क्वीन ने एक बड़ा जुआ खेला। उसने ग्रे को एक मिशन ऑफर किया, एक ऐसा मिशन जो शायद कोई और स्वीकार करने की हिम्मत भी न करता। ग्रे को वापस उसी लॉस्ट लैंड में जाना था और ढूंढना था एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ, ऐसा क्रिएचर जो अपना फॉर्म बदल सकता था। अफवाहें कहती थीं कि अगर उसके खून को किसी इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो इंसान भी उसी तरह की हैवानियत और ताकत हासिल कर सकता है। डील के बदले क्वीन ने इनाम भी उतना ही बड़ा रखा, सोने के सिक्कों से भरा एक भारी बैग और उससे भी कीमती एक वादा। अगर ग्रे वेयरवुल्फ का खून ले आई तो पूरा एम्पायर उसकी हिफाजत करेगा। अब ग्रे के लिए सोचने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। इतना बड़ा इनाम और सीधी गारंटी। उसने बिना देर किए हामी भर दी और कसम खाई कि फुल मून नाइट से पहले वो उस शेप शिफ्टर को ढूंढ निकालेगी, उसकी मैजिक पावर हासिल करेगी और उसे क्वीन तक पहुंचाएगी। क्वीन ने वही सुना जो वो सुनना चाहती थी और संतुष्ट होकर वहां से चली गई। क्वीन के जाते ही ग्रे ने अपनी डिविनेशन एबिलिटी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। वो वेयरवुल्फ का ट्रेस पकड़ ही रही थी कि अचानक सब कुछ रुक गया। सामने रॉयल गार्ड जेरिस खड़ा था। उसने उसकी मैजिक को जबरन काट दिया। जेरिस ने साफ कह दिया कि वेयरवुल्फ की ताकत किसी भी हाल में क्वीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नतीजा ऐसी तबाही होगी जिसे कोई संभाल नहीं पाएगा। अपनी बात साबित करने के लिए जेरिस ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपनी फैमिली की सबसे पुरानी और कीमती निशानी बाहर निकाली, एक ऐसी चीज जिसे वो सिर्फ इस डील को रोकने के लिए कुर्बान करने को तैयार था। ग्रे ने उसकी आंखों में जलन और डर दोनों देख लिए, लेकिन उसकी नजर किसी और चीज पर टिक चुकी थी। जेरिस के हाथ में एक चमकती हुई गोल्डन पॉकेट वॉच थी। उसकी चमक, उसकी अहमियत, सब कुछ इतना टेम्पटिंग था कि इनकार करना लगभग नामुमकिन लगने लगा। सच ये था कि ग्रे को हमेशा एक शानदार रिवॉर्ड चाहिए होता है और जब इनाम दिल को छू जाए तो वो कभी पीछे नहीं हटती। वो एक ऐसी विच थी जो हर मौके को अपने फायदे में बदलना जानती थी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। जेरिस के जाते ही ग्रे ने एक बार फिर अपनी डिविनेशन एबिलिटी एक्टिव की। इस बार वो पूरा फोकस लगाकर वेयरवुल्फ की लोकेशन पकड़ना चाहती थी। अगले ही पल उसके दिमाग में एक डरावनी तस्वीर उभरी। कुछ एडवेंचर्स एक सूख चुकी नदी को पार कर रहे थे। नदी नहीं बल्कि
हड्डियों का ढेर। हवा में मौत की बदबू इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। वो लोग जिस तरफ बढ़ रहे थे वहाँ अंधेरों के बीच छुपी एक गहरी केव थी और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के दूर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। वही था म्यूटेंट वेयरवुल्फ, ग्रे का टारगेट। लेकिन उस क्रीचर से निकलती खूनी और भारी एनर्जी ने ग्रे को झकझोर दिया। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसी पल ग्रे को समझ आ गया कि सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे वो इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकती। मिशन को जिंदा रखने के लिए उसे एक और रिस्क लेना पड़ा, इससे भी ज्यादा खतरनाक। ग्रे ने फैसला किया कि उसे अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट जाना होगा, वही जगह जहां हर वो चीज मिलती है जिसे दुनिया ने गैर कानूनी मान लिया है। वहीं उसे मिला एक नाम, बॉयज, एक लेजेंडरी बाउंटी हंटर जिसके किस्से लोग आज भी फुसफुसाकर सुनाते हैं। कहा जाता है कि वो एक सीक्रेट बार में छुप कर रहता है, बॉयज मार्केट के सबसे अंदर वाले कोने में। बॉयज ऐसा इंसान था जो कई बार लॉस्ट लैंड में कदम रख चुका था। लड़ाई का तजुर्बा, जिंदा बचने की आदत और हर हालात में रास्ता निकाल लेने की काबिलियत। इस मिशन के लिए वो परफेक्ट गाइड था। लेकिन जैसे ही ग्रे ने उसे ट्रिप का असली मकसद बताया, बॉयज की आंखों में शक की हल्की सी चमक आ गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर सच बोल दिया। उसने बताया कि स्कूल रिवर के आसपास एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ रहता है। उसका नाम है सोरो, लेकिन वो जगह मौत का घर है। लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम सर्वाइवर हो या कोई भटकती आत्मा, जो भी वहाँ गया है वापस नहीं आया। ये सुनते ही ग्रे के जिस्म में ठंड दौड़ गई। डर उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने खुद को संभाल लिया। उसके दिमाग में एक बात क्लिक कर चुकी थी, यही वो जगह हो सकती है जिसका जिक्र उस प्रोफेसी में था। थोड़ा सोचने के बाद ग्रे ने अपनी जैकेट से वो गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली जो जेरिस ने दी थी। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ टूट चुका था और हर चीज दोबारा बनानी पड़ रही थी, वक्त को मापने वाली चीज सोने से भी ज्यादा कीमती थी। बॉयज ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। उसने तुरंत ग्रे के साथ चलने के लिए हाँ कर दी। लेकिन बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि टैवर्न के दरवाजे जोर से खुल गए। एक ग्रुप अंदर घुस आया। चर्च, वो ग्रे का पीछा कर रहे थे। उसे बेधर्म मानकर खत्म करने का ऑर्डर मिल चुका था। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ग्रे और बॉयज को हल्के में ले लिया। बस एक पल में दोनों वहां से गायब हो गए। न कोई आवाज, न कोई निशान, सिर्फ टेबल पर एक सिक्का रह गया था जो अब भी घूम रहा था। जब इस कैप्चर मिशन की लीड एनफोर्सर को समझ आया कि टारगेट निकल चुका है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक साथ फूट पड़े। वो टूट चुके थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब चर्च के अंदर से एक खबर आई। रात के अंधेरे में क्वीन ने छुपकर ग्रे से मुलाकात की थी और उसे लॉस्ट लैंड्स भेज दिया गया था, एक खजाने की तलाश में। ये सुनते ही ग्रैंड मास्टर को सब समझ आ गया। अगर ग्रे पकड़ी जाती और सबूत बन जाती तो चर्च आसानी से क्वीन को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले सकता था। बिना वक्त गंवाए ग्रैंड मास्टर ने बेल बजाई। एक एक करके सारी फोर्सेस को इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एनफोर्सर को इस पूरी मुहिम का कमांडर बना दिया गया। ऑर्डर साफ था, आर्मी लीड करनी है, लॉस्ट लैंड्स में घुसना है और किसी भी कीमत पर ग्रे को ढूंढ निकालना है, चाहे उसके लिए कितनी ही लाशें क्यों न गिरानी पड़े। उसी वक्त जब चर्च की पकड़ से निकलना नामुमकिन लग रहा था, ग्रे और बॉयज दोनों वहां से साफ निकल चुके थे। वो सीधे एक दूर दराज के बॉर्डर टाउन पहुंचे, फोंग सच्चान। ये कोई मशहूर जगह नहीं थी, लेकिन वहां एक भरोसेमंद चेहरा रहता था, रोज रोज। उसने बिना एक भी सवाल पूछे दोनों को सेफ जगह दी, जहां वो सांस ले सकें, जख्मों से उबर सकें और दिमाग को थोड़ा शांत कर सकें। बॉयज इधर उधर भागता रहा। हथियार, राशन, मैप्स, जो भी स्कूल रिवर की जर्नी के लिए जरूरी था वो सब जमा करता गया। रोज हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। वक्त अजीब तरह से तेज भाग रहा था, जैसे हर सेकंड हाथ से फिसल रहा हो। इसी बीच ग्रे के दिमाग में एक पुरानी प्रोफेसी बार बार गूंजने लगी। अगर उन्होंने आम रास्ता चुना तो कुछ न कुछ जरूर गलत होगा। कहीं एक्सीडेंट, कहीं कोई भटका हुआ इंसान रास्ता रोक लेगा, और अगर वो रुके तो मंजिल तक सबसे पहले नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आएगी वो रात, पूर्णिमा की रात। जैसे ही पूरा चांद निकलता, वेयरवुल्फ की ताकत कई गुना बढ़ जाती। उस वक्त ग्रे और बॉयज मिलकर भी लड़ते तो जीत का कोई चांस नहीं होता, और अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो अगला मौका पूरे 1 साल बाद मिलेगा। तब तक दुनिया किस हालत में होगी कोई नहीं जानता। चिंता ग्रे के चेहरे पर साफ थी। तभी बॉयस एक आइडिया लेकर आया। उसे एक पुराना रास्ता याद आया, एक अबैंडन्ड रेलवे लाइन जो उस दौर की थी जब इंसानी सिविलाइजेशन अब भी जिंदा थी। अगर वो लोग इस रास्ते से जाते तो 3 दिन की दूरी कम हो सकती थी। लेकिन ये शॉर्टकट आसान नहीं था। हर कदम पर खतरा, कहीं छुपे हुए डेंजर्स, कहीं अचानक हमला। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, सामने के मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। जो जगह कभी जिंदगी से भरी थी, आज सिर्फ टूटी दीवारों, गिरी छतों और खाली इमारतों का कब्रिस्तान बन चुकी थी। जमीन में गहरे क्रैक्स थे, जैसे धरती ने अपना मुंह खोल रखा हो। वहीं खड़े होकर बॉयस ने बताया कि ये कभी इंसानी सभ्यता की सबसे शानदार सिटीज में से एक थी। फिर वो महायुद्ध आया, आसमान से मौत बरसी, हजारों न्यूक्लियर मिसाइल्स एक साथ गिरे और कुछ ही पलों में पूरा शहर राख बन गया। उनका टारगेट स्कूल रिवर था। वही जगह इन डरावने क्रैक्स के बीच छुपी हुई थी। वहां तक सुरक्षित पहुंचना खुद में एक चैलेंज था। और इसी बीच उनके निकलने के थोड़ी ही देर बाद इन्फोर्सर्स भी अपनी टीम के साथ मूव कर चुके थे। उन्होंने एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया था जो तेजी से उसी दिशा में दौड़ रही थी जहां ग्रे और बॉयस जा रहे थे। जब ये खबर क्वीन तक पहुंची तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधे ग्रैंड मास्टर के सामने पहुंची। बिना किसी औपचारिकता के सवाल किया,
इन्फोर्सर्स को बिना बताए शहर से बाहर क्यों भेजा गया। ग्रैंड मास्टर पूरी तरह शांत था, उसके चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि ग्रे ने चर्च के कुछ लोगों को मार डाला है। ये मामूली बात नहीं, ये बड़ा जुर्म है और चर्च सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने जा रहा है, एक ऐसी औरत को जो चर्च के खिलाफ खड़ी हुई है। क्वीन उसके शब्दों का मतलब समझ चुकी थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। एक सुप्रीम रूलर जैसी शालीनता के साथ उसने जवाब दिया, एम्पायर बीमार है, वो खुद हालात संभाल नहीं सकता। ऊपर से शहर में डर बढ़ता जा रहा है। अगर चर्च ने इस वक्त अपनी मिलिट्री पावर दिखा दी तो पूरा एम्पायर दो तरफ से टूट सकता है। ग्रैंड मास्टर का लहजा और सख्त हो गया। उसने कहा कि बाहर फैल रही अफवाहें सिर्फ झूठ है, और फिर उसने ताना मारते हुए साफ कह दिया, चर्च की चिंता छोड़िए, ये बताइए कि आप लोगों के गुस्से को कैसे शांत करेंगे, और अगर ये भी नहीं कर सकती तो सत्ता किसी और को सौंप दीजिए जो इसके काबिल हो। उस पर ये बिल्कुल साफ हो गया था, ग्रैंड मास्टर को अब क्वीन की कोई परवाह नहीं थी। सत्ता का खेल खुलकर शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ इन्फोर्सर फॉन्गसा टाउन तक पहुंच चुके थे। आते ही उन्होंने रोज को पकड़ लिया और बिना वक्त गंवाए ब्रूटल टॉर्चर का हुक्म दे दिया। मकसद साफ था, ग्रे और बॉयस कहाँ हैं, उनका मिशन क्या है, सब कुछ उगलवाना। रोज दर्द सहती रही लेकिन नहीं टूटी। ये सब उसकी छोटी बहन मारा देख रही थी। वो अपने भाई को इस हालत में नहीं देख पाई। आंसुओं में टूटकर उसने सारी जानकारी बता दी। मारा ने ये कभी नहीं सोचा था कि सच बोलने के बाद भी कोई नहीं बचेगा। जैसे ही इन्फोर्सर को जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली, उसने एक पल की भी दया नहीं दिखाई। पूरा फॉन्गसा टाउन जलाने का ऑर्डर दे दिया। घर, लोग, यादें, सब कुछ आग में झोंक दिया गया। और फिर बिना रुके वो अपनी फोर्स के साथ स्कूल रिवर की तरफ बढ़ गया। उधर वक्त हाथ से निकल रहा था। पूर्णिमा की रात आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। बॉयस ग्रे को एक पुराने फॉरेस्ट स्टेशन में छुपा कर ले गया। वहाँ एक क्लाइंबर रहता था, सिरस। कहा जाता था कि सिर्फ एक गोल्ड कॉइन के बदले वो उन्हें केबल कार से उस गहरी एबिस के पार पहुंचा सकता है। वही रास्ता था जो उन्हें वक्त पर मंजिल तक ले जा सकता था। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के अंदर पहुंचे, उनके कदम रुक गए। सिरस वहाँ था, या जो बचा था, स्टेशन के बीचों बीच लटका हुआ, बेरहमी से मारा गया। बॉयस ने सोचा शायद किसी दूसरे सर्वाइवर ग्रुप का काम होगा, लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में इन्फोर्सर अपनी सोल्जर्स की टीम के साथ सामने खड़ा था। ग्रे और बॉयस पूरी तरह घिर चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मारा को भी पकड़ रखा था। रोज की छोटी बहन, उसे सामने लाकर बॉयस पर दबाव बनाया गया कि वो ग्रे के साथ की गई डील तोड़ दे। लेकिन जब बात फायदों और इनाम की आती है तो इंसान दिल पर पत्थर रख लेता है, चाहे सामने अपने सबसे करीबी की जान ही क्यों न हो। बॉयस नहीं झुका, न डील तोड़ी, न किसी तरह की सौदेबाजी की। जैसे ही इन्फोर्सर को समझ आया कि बात से कुछ हासिल नहीं होगा, उसका सब्र टूट गया। बिना किसी चेतावनी के उसने फायरिंग का हुक्म दे दिया। मारा को सबके सामने गोली मार दी गई। वो पल देखते ही बॉयस पूरी तरह से टूट गया। गुस्से में उसने अपना हथियार निकाला और किसी भी नतीजे की परवाह किए बिना दुश्मनों पर टूट पड़ा। ग्रे भी एक सेकंड नहीं रुकी, वो भी बैटल में कूद पड़ी। उसी जगह एक खून खराबे से भरी फाइट शुरू हो गई। दोनों की फाइटिंग स्किल्स जबरदस्त थीं, लेकिन सामने पूरा आर्मी स्क्वाड था। ज्यादा देर तक वो इस दबाव को नहीं झेल पाए। धीरे धीरे उनकी पोजीशन कमजोर होने लगी। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रिट्रीट। जैसे ही उन्हें मौका मिला, दोनों केबल कार की तरफ भागे और उस पर चढ़ गए। केबल कार हिली और उन्हें उस गहरी दरार के दूसरी तरफ ले जाने लगी। पीछे सिर्फ गोलियों की आवाज और जलते शहर की आग रह गई। आगे क्या इंतजार कर रहा था ये किसी को नहीं पता था। केबल कार जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, तभी फैनेटिक्स का एक ग्रुप अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर कूद पड़ा। उनका एक ही मकसद था, ग्रे और बॉयस को भागने से रोकना। ये देखते ही एनफोर्सर का गुस्सा फट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे ऑर्डर दे दिया, केबल काट दो। वो चाहती थी कि दोनों उसी अंधेरी खाई में हमेशा के लिए दफन हो जाएं। अगले ही पल केबल कार का बैलेंस टूटा। कैबिन झटके से फिसली और सीधा नीचे की तरफ गिरने लगी। तभी आखिरी सेकंड में क्रॉस के लगाए हुए सेफ्टी सिस्टम ने काम किया। एक दूसरी रस्सी ने कैबिन को क्लिफ के किनारे थाम लिया। कैबिन हवा में झूल रही थी, बस एक धागे के भरोसे। ग्रे ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो कैबिन से बाहर निकली और चट्टान के सहारे ऊपर चढ़ने का रास्ता तलाशने लगी। बॉयस भी उसी तेजी से उसके पीछे बढ़ गया। लेकिन एनफोर्सर ने तय कर लिया था कि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसने बंदूक उठाई और फायर कर दिया। गोली लगते ही बॉयस का शरीर झटका खा गया। वो लगभग क्लिफ से नीचे गिर ही गया। उसी पल एनफोर्सर ने ग्रे पर निशाना साधा। ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि उसकी नजर ग्रे की आंखों से टकरा गई। अचानक सब कुछ बदल गया। उसका सिर घूमने लगा, सांसें अटक गईं और पूरा शरीर जैसे जम गया हो। वो चाहकर भी हिल नहीं पाई। कुछ देर बाद ग्रे और बॉयस ने फिर से अपनी जर्नी शुरू की। वेयरवुल्फ अब भी उनका इंतजार कर रहा था और वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। पूरा चांद सिर्फ 2 दिन दूर था। जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो पहाड़ी इलाका था, खून और मौत की कहानियों से भरा हुआ। अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने फैसला किया कि अब रात में आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेंगे। किसी सुरक्षित जगह की तलाश शुरू ही की थी कि खंडहरों के गहरे अंधेरे से डरावनी आवाजें गूंज उठीं। बॉयस का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया था कि वो स्ट्रेज के बीच फंस चुके हैं। लेकिन मौत की उस घड़ी में भी ग्रे का दिमाग तेजी से चला। उसने जानबूझकर एक पेट्रोल का ड्रम गिरा दिया जो पहले से आग लगाने के लिए तैयार था। मगर अगले ही पल पूरा केव रोशनी से भर गया, जैसे किसी ने पहले से कोई सिस्टम एक्टिव कर दिया हो। दोनों ने तुरंत हथियार निकाले और डिफेंसिव पोजीशन ले ली। तभी अंधेरे से एक खतरनाक म्यूटेट चेहरा उभरा। एक लंबा पागल सा स्ट्रे जानवर की तरह दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। बॉयस ने बिना सोचे एक लाइटर
पेट्रोल टैंक की तरफ फेंका। पल भर में आग भड़क उठी। आग का एक घेरा बन गया जो उनके चारों तरफ ढाल की तरह जलने लगा। स्ट्रेज रुक गए। जलती हुई दीवार ने उन्हें कुछ देर के लिए थाम लिया, लेकिन राहत का वो पल बहुत छोटा था। अंधेरे से स्ट्रेज का एक और झुंड निकल आया। उन्होंने मिलकर एक भारी लोहे की शीट को धक्का दिया और उसे आग के घेरे में धकेल दिया। आग के बीच एक रास्ता बन गया। ये नजारा डरावना भी था और हैरान करने वाला भी। ये मॉन्स्टर्स किसी झुंड की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रेन की हुई आर्मी की तरह मूव कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने घेरा तोड़ा, वो सब अंदर घुस पड़े। ग्रे ने पलटकर एक विचक्राफ्ट किया और एक मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया, लेकिन ये हमला समंदर में पत्थर फेंकने जैसा था। कोई असर नहीं। बांस के एक टावर पर और भी स्ट्रेज जमा थे, ऊपर से नीचे दोनों को घूरते हुए। तभी उनका लीडर टावर से कूद पड़ा, सीधे आग के घेरे के बीच उतरा और ग्रे को जमीन पर गिरा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो मॉन्स्टर जैसे ग्रे को पहचानता हो। उसने चेतावनी दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि ग्रे की आंखों में अजीब सी रोशनी चमक उठी। एक ही पल में उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मॉन्स्टर लीडर वहीं लॉक हो गया। ग्रे ने धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसी पल चारों तरफ जलती हुई आग जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर उसकी पकड़ में आ गई। और फिर आग ने दिशा बदली। वो सीधा लॉस्ट पीपल के लीडर की तरफ बढ़ी। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। चीखें, साया, ताकत सब राख बन चुका था। बॉयज ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। ग्रे की पावर ने उसे हिला दिया। जो उसने अभी किया था वो उसकी सोच से कहीं आगे था। और यहीं उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। अगर ग्रे के पास इतनी खतरनाक ताकत है तो उसने कभी इस सड़े हुए एम्पायर को क्यों नहीं गिराया? क्यों एक नई बेहतर दुनिया नहीं बनाई? ग्रे ने बिना किसी जोश के बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, एम्पायर का गिरना तय है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। फिर उसने एक बात और साफ कर दी, जो भी गलत तरीके से ताकत चाहता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। और जो अभी आग में जला था वो उसी सच्चाई का जिंदा सबूत था। उसी दौरान सत्ता के दूसरे छोर पर एक और चाल चली जा चुकी थी। प्रेग्नेंट क्वीन ने हालात को देखा। पूरा चर्च आर्मी ग्रे के पीछे लॉस्ट लैंड भेजा जा चुका था। यही उसका मौका था। एक खामोश रात में उसने खुद अपने मरते हुए एम्पायर का दम घोंट दिया। अगली सुबह वो आधिकारिक तौर पर सुप्रीम थ्रोन पर बैठ चुकी थी। किसी के पास सवाल करने की ताकत नहीं थी। ग्रैंड मास्टर को झुकना पड़ा, लेकिन पीछे से उसने चुपचाप एनफोर्सर को हुक्म दे दिया, ग्रे को ढूंढो, पकड़ो और किसी भी हालत में रॉयल पावर को और मजबूत मत होने दो। दूसरी तरफ ग्रे आखिरकार लैंड ऑफ फायर तक पहुंच चुकी थी। बस यही एक इलाका पार करना था और उसके बाद स्कूल रिवर। वहीं वो वेयरवुल्फ छुपा था, लेकिन किसी बेगुनाह को खतरे में डालने के लिए ग्रे तैयार नहीं थी। उसने तय किया हुआ इनाम, वो पॉकेट वॉच, बॉयज को थमा दी और इशारे से कहा कि वो अकेले आगे बढ़े। लेकिन इतनी मौतें, इतनी लड़ाइयां और अब बस यूं छोड़ देना, बॉयज के लिए ये मुमकिन नहीं था। उसने ग्रे से कहा कि वापस शहर चलते हैं, मगर बॉयज ये नहीं समझता था कि ग्रे के लिए वादे बोझ नहीं होते, कर्ज होते हैं और हर कर्ज चुकाना उसकी मजबूरी थी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कोई रास्ता नहीं बचा। बॉयज को उसके साथ जाना पड़ा। दोनों खंडहरों से गुजरे और एक गहरी अंधेरी टनल में दाखिल हो गए। स्कूल रिवर अब बहुत करीब था, बस थोड़ा सा फासला बाकी था। तभी जमीन कांपने लगी, नीचे के ट्रैक्स जोर से थरथराने लगे। ग्रे समझ गई एनफोर्सर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब इतनी दूर आकर वो सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। उसने बॉयज से कहा, चुपचाप कहीं छुप जाओ, और खुद सीधे ट्रैक्स के बीच जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही एनफोर्सर ने उसे रास्ते में खड़ा देखा, उसने एक पल की हिचक भी नहीं दिखाई। ट्रेन की स्पीड और बढ़ा दी। उसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। लेकिन तभी ग्रे पलटी, दौड़ी और एक ही मूव में अपनी कमर से तलवार निकाली। ब्लेड सीधा जेरेस के सीने में उतर गया। खून हवा में फैल गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बॉयज वापस जिंदा था। होश में आते ही वो बदला लेने ग्रे को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जब उसकी उससे फिर मुलाकात हुई, ग्रे न भागी न छुपी। वो शांत खड़ी रही। उसने साफ कह दिया, उसका कभी इरादा बॉयज को खत्म करने का नहीं था। वुल्फस्किन छीनना सिर्फ एक चाल थी ताकि सबका ध्यान उधर जाए, और एम्पायर को तोड़ना जरूरी था इस सड़ चुके सिस्टम को खत्म करने के लिए। क्योंकि कुछ दुनियाएं सिर्फ सुधारी नहीं जाती, उन्हें गिराना पड़ता है ताकि नया दौर शुरू हो सके।